नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। मारू राजस्थान में बात करेंगे सबसे पहले पीएम मोदी के मन की बात की। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने बारां जिले के मोहम्मद असलम का भी जिक्र किया। चलिए सबसे पहले आपको पीएम की 10 बड़ी बातें बताते हैं। तो पीएम मोदी ने कृषि कानून से किसानों को कई अधिकार मिले हैं, इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ किसान के बीच जो भ्रम फैला है उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की उदाहरण देखते हुए कृषि सुधार से किसानों की परेशानी दूर हो रही है। पीएम मोदी ने कहा, संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया, कृषि कानून से खेती में नए आयाम जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा और उदाहरण के तौर पर समझाया कि बारां जिले के मोहम्मद असलम का उन्होंने जिक्र किया। मोहम्मद असलम किसानों को कर रहे हैं जागरूक। उन्होंने कहा, किसान उत्पादक संघ के सीईओ हैं मोहम्मद असलम। कैंपस में बदलाव की ऊर्जा दिखती है। यूनिवर्सिटी परिसर में मिनी इंडिया युवाओं को सुनकर प्रेरणा मिलती है। इन 10 बातों का जिक्र उन्होंने मन की बात में की प्रधानमंत्री मोदी ने। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के बारां जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हां, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। तो साथियों, मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फसल खरीदता है। इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। वहीं पीएम मोदी ने तारीफ पाने के बाद मोहम्मद असलम भी बेहद खुश हैं। चलिए सुनते हैं मोहम्मद असलम ने क्या कुछ कहा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मन की बात में इस संस्था का जिक्र कर रहे हैं। इसके लिए हमें बड़े गर्व की बात है कि अपना संस्था का नाम, इस एफपीओ का नाम पूरे ऑल इंडिया में होगा और पूरे स्टेट से केवल अंता का ही नाम उसमें मन की बात में गया है। एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंता, ये 1000 किसानों का संगठन है और ये भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक्सेस डेवलपमेंट कंपनी द्वारा इसका गठन किया गया है। ये हमारी संस्था के लिए और हमारे बारां जिले के अंता क्षेत्र के किसानों के लिए भी बड़ी फख्र की बात है। मोहम्मद असलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाई, क्योंकि आप बहुत सारे किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। आज जब मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने आपके नाम का जिक्र किया तो आपको कैसे लगा, सबसे पहले ये जानेंगे। जैसा कि सर आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारा नाम लिया और हमारे बारां जिला का भी नाम लिया, तो मुझे एक बहुत गर्व का महसूस हो रहा है। मैं अपने नाम से ज्यादा अपने किसानों का और अपने बारां जिला का नाम रोशन होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मोहम्मद असलम जी, बताइए कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम है और इससे किसानों को कितना फायदा मिलता है। अंता किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये डिस्ट्रिक्ट बारां के अंता में चल रही है, अंता क्षेत्र में। तो इसमें किसानों को हम खाद बीज दवाइयाँ और पेस्टिसाइड, उसके अलावा कमोडिटी भी सेल करते हैं हम। जी, और कहाँ से प्रेरणा मिली ऐसा करने को, क्योंकि किसानों को आपने एक साथ जोड़ा है, व्हाट्सएप से जोड़ा है, किसानों की परेशानी को आप दूर करते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली मोहम्मद असलम जी? ये सर मैं लगभग
अपनी रजिस्टर करवा के, और 2016 से हम गांव जाके जो अपने अंतर तहसील के गांव लगते हैं उनमें जाके, और सब तब कोरोना भी नहीं था सर, तो उस पे हम गांव जाकर किसानों का डाटा लाते थे, किसके कितने बीघा जमीन है, क्या फसल करते हैं, क्या कितना खाद बीज दवाएं उसमें डालते हैं अपनी जमीन में, और ये सब सारी बातें हम नोट करवा के सर्वे करवाते थे। हर एक गांव का एक एक सर्वे होता था, एक एक वो इसका कंपनी का LRP जाता था। उसके अलावा भी हमने जैसे भी उनके व्हाट्सएप नंबर लिए सब किसानों के, और उनका एक ग्रुप बनाया जी, और उनको डेली मंडी भाव से अवगत कराया, जैसे 12 की मंडी कैसे चल रही है, कोटा की मंडी का क्या भाव है। तो ये अच्छा बेनिफिट रहा। और अभी हमारे जैसे कि हमने कोरोना काल में अभी बहुत अच्छा सहयोग किया किसानों का जी, उनका घर पे जाके उनके ही माल को खरीद के और ट्रांसफर हमने कंपनी के द्वारा करवाया, और किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट किया कंपनी के अकाउंट से। अब किसानों को किस तरह का फायदा मिल रहा है? चूंकि वो आपसे जुड़ते हैं, मंडी के भाव को जान लेते हैं, तो पहले और अब में कितना फर्क देख रहे हैं आप किसानों की सहायता को लेकर के? और में जैसे बिचौलिए होते थे ना, तो वो किसानों का मनचाहा रेट लगा देते थे उनके कमोडिटी का, तो हम है ना फिक्स कर देते हैं, जैसे ये चल रहा है तो ट्रांसपोर्ट का ही चार्ज लेते हैं, और जो मजदूरी लगती है वही लेते हैं, बाकी का तो किसानों को ही देते हैं पूरा। मौलाना असलम जी, ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप किसान के साथ रहते हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, आज कृषि बिल को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे बहुत फायदा है। आप चूंकि इससे जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कि कृषि कानून से कितना फायदा है और कितना नुकसान है जो नए कानून आए हैं। एक तरह से तो मैं कहना चाहूंगा कि कानून के तो जी, हेलो, हाँ जी बताइए असलम। जैसा कि सर मैं एक सेकंड, जी असलम जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि पहले बिचौलिए आते थे, फिर बिचौलिए जो हैं वो पैसे ले लेते थे, लेकिन अब बिचौलिए का जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो नए कृषि विधेयक जो लाए हैं उसमें बिचौलियों की स्थिति को हम खत्म कर दिए हैं, तो इससे किसानों को फायदा मिलेगा। मोहम्मद असलम जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ सर। जी सर मैं ये कह रहा हूँ, अपने जो किसान बिल पास हुआ था अभी इससे, तो ये मंडी का एक वो निकला था जिसमें ये लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं रही थी, बाहर कोई भी माल खरीद सकता है, बेच सकता है किसी को भी कहीं भी, तो उसमें अच्छा बेनिफिट रहा है। उसमें ना तो मंडी टैक्स लगा और ना कुछ, डायरेक्ट किसान का जितना वजन था उतना ही किसान को हम रेट करवा के उसको पेमेंट नेफ्ट कर दिया। उसमें पहले सिक्योरिटी होती थी, 1-1.5 लाख की सिक्योरिटी लगती थी। जी मोहम्मद असलम जी, जो किसान परेशान हैं इस कृषि बिल को लेकर के, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे फायदा होगा या क्या होगा, तो वो परेशान हैं, उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? जुड़ रहा है लाइव। हेलो जी असलम जी। हाँ बोलिए सर, वो ज्ञान न्यूज वाले भी आते हैं। हाँ असलम जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से किसान आज परेशान है इस कृषि बिल के आने के बाद, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कृषि बिल में क्या है। चूंकि आप इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप उन किसानों को क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कि क्या ये कृषि बिल से उनको किस तरह का फायदा मिलेगा? कृषि बिल तो उनको अच्छा फायदा यह है कि वो अपना कई भी माल सेल कर सकते हैं, जिसको जितनी पे बेचना हो अपना रेट निर्धारित कर सकते हैं किसान अपना। अगर अच्छी गुणवत्ता वाला उपज होगी उनकी तो अच्छा रेट लगेगा। तो सैंपलिंग करवा के उसका अच्छा, सैंपलिंग भी अब हर एक मंडियों में सैंपलिंग का वो आ गया है इनाम के जरिए। तो अब किसानों को, पहले तो बड़ी बड़ी मंडियों में सैंपलिंग होती थी, अब तो छोटी से छोटी मंडियों भी इनाम के जरिए जुड़ चुकी है, तो उनमें भी ये सैंपलिंग की मशीनें वो आ चुकी है। तो उस पर भी हम
उस वहाँ पर जाकर किसान अपना वो सैंपलिंग करवा सकता है अपनी उपज की जी और अच्छा बेनिफिट कमा सकता है। मोहम्मद असलम जी, तो आप जैसा कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा किसान उस बिल पे स्टडी करे, या तो नहीं तो प्रैक्टिकली उस चीज को करे, या तो बस मैं इतना ही बोलना जी जी मोहम्मद असलम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से आप काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि ये मोहम्मद असलम जी हैं जो सभी किसानों को एक साथ जोड़ करके एक संस्था चला रहे हैं और उन्हें मंडी में क्या रेट है इसके बारे में उन्हें अवगत कराते हैं, डेली उनकी हर परेशानी को वो दूर करते हैं। तो मोहम्मद असलम जी से सीखने की ज़रूरत है, इनसे प्रेरित होने की ज़रूरत है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में इनका जिक्र किया कि नए कृषि कानून से किस तरह का फ़ायदा मिलता है। मोहम्मद असलम ने इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और किसानों को बताया कि किस तरह से इस कानून का आप लाभ ले सकते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के सीएम का बयान सामने आया है। हरियाणा में नहीं बिकेगा राजस्थान का बाजरा, ये बड़ी खबर आई है। बाजरा बेचने में मिल रही हैं शिकायतें। 2150 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदा जा रहा है बाजरा। राजस्थान में 1300 रुपए क्विंटल बिक रहा है बाजरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा में नहीं बिकेगा राजस्थान का बाजरा। बाजरा बेचने में मिल रही है शिकायतें। 2150 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदा जा रहा है बाजरा, जबकि राजस्थान में 1300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है बाजरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में नहीं बिकने दिया जाएगा राजस्थान का बाजरा। राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बेचने की मिल रही थी शिकायत, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। हरियाणा की मंडी में 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है बाजरा, जबकि राजस्थान में 1300 प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है बाजरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा में अब नहीं बिकेगा राजस्थान का बाजरा। बाजरा बेचने में शिकायतें मिल रही थी और इस शिकायत के बाद हरियाणा के सीएम ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि 2150 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदा जा रहा बाजरा, जबकि राजस्थान में 1300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है बाजरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर बिकवाली रोकने की बात कही है, जबकि नए कृषि कानून देता है किसानों को पूरे देश में माल बेचने की छूट। और आज जब हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान आया है, इसके बाद से अब इस पर भी सियासत होनी लाजमी है, क्योंकि बाजरा बेचने पर उन्होंने रोक लगा दी है। बाजरा बेचने में शिकायतें मिल रही थी, चूंकि 2150 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदा जा रहा बाजरा, जबकि राजस्थान में 1300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है बाजरा। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बात का जिक्र किया है कि अब हरियाणा में नहीं बिकने दिया जाएगा राजस्थान का बाजरा। राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बेचने की मिल रही हैं शिकायतें और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर बिकवाली रोकने की बात कही, जबकि नए कृषि कानून देता है किसानों को पूरे देश में माल बेचने की छूट।
तो शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दिखाएंगे रफ्तार का कहर। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात हादसों के रविवार की। जहां प्रदेश में अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। झालावाड़ में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों और एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं नागौर के डेगाना में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि चूरू में 2 बाइक्स की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बात अलवर की करें तो यहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर नीमराणा मोड़ के पास 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। सड़क पर पसरा कार, जब मौत से टकराई जिंदगी, जिंदगी पर भारी रफ्तार, हादसों का रविवार। मरुधरा में रविवार का दिन हादसों का नाम रहा। यहां कहीं 2 वाहनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई तो कहीं बस ने बाइक को टक्कर मार दी। अलग अलग जिलों में हुए हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें देखिए। भरतपुर में जहां सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो चूरू में 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक अपनी जान से हाथ धो बैठे। तीसरी तस्वीर है झालावाड़ की, जहां बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक और एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। सीकर में जहां 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, वहीं अलवर में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। सबसे पहले बात करें भरतपुर की, तो यहां भरतपुर अलवर मार्ग पर पानहौरी गांव के पास पिकअप और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने मौके पर पहुंचकर पिकअप में फंसे सभी घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। और यहाँ से हम नायलॉन जा रहे थे शादी करने अपनी लड़की की, इसी लड़की की जा रहे थे शादी करने के लिए, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब ये हमको पता ना है कि पिकअप वाले की गलती है या ट्रक वाले की गलती है। हम लोग तो सर पीछे बैठे थे और जो 3-4 लोग आगे बैठे थे उन लोगों को भी पैर टूट गए, हाथ भी टूट गए। 3 लोग भी एक्सपायर। कितने लोग थे गाड़ी में? हम और भी 12-13 आदमी थे सर गाड़ी में, 12-13 लोग थे और सारे घायल हो गए। 29 तारीख को सुबह करीब 6:15 बजे हमें सूचना मिली कि पानौरी और नारायणा के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। तो तुरंत एक्सीडेंट पर मैं जाब्ता सहित हम रवाना हुए थाने से गाड़ी लेके, और एक पिकअप जिसमें सवारी भरी हुई थी, पिकअप एक ट्रेलर जो गिट्टियों से गिट्टी भरी थी उसमें घुस गई। तो उसमें से सारे जाब्ते ने या गांव की मदद से तो सभी सवारियों को निकलवा कर हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर चूरू के बीदासर में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र के बाघेर घाटी इलाके में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों और एक बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को खानपुर अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर रोडवेज बस संचालक को डिटेन कर बस को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बंजारा बस्ती के पास 2 बाइकों में आमने सामने की हुई जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
गंभीर रूप से घायल एक युवक को सीकर रेफर कर दिया। इधर अलवर से होकर गुजर रहे दिल्ली जयपुर हाईवे पर नीमराणा मोड़ के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जाता है कि हाईवे की सड़क पर एक ट्रक पलटा हुआ था, जिसमें दूसरे ट्रक ने जाकर टक्कर मार दी, जिससे दूसरे ट्रक का चालक ट्रक के केबिन में फंस गया। राजस्थान में जिंदगी पर रफ्तार भारी पड़े, इसलिए जिंदगी की कीमत को समझिए और वाहन चलाते समय किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। उधर भरतपुर नदवई मुख्य रेलवे फाटक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते रेलवे फाटक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद रेलवे फाटक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आगरा फोर्ट इंटरसिटी और मरुधरा ट्रेन कई घंटों तक नदवई रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। रेलवे प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से रेलवे फाटक पर लगे जाम को हटवाया और ट्रेन को सुचारू रूप से चालू करवाया। उधर सीकर की बात करें तो सीकर जिला मुख्यालय के पिपराली रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली बुजुर्ग को बोलेरो ने टक्कर मार दी थी। उस मामले का दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस दूसरे सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बोलेरो गाड़ी के चालक ने अपने साइड में चल रहे बुजुर्ग को पहले टक्कर मार दी। उसके बाद आगे जाकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और चालक नीचे उतरा। पीछे बुजुर्ग को गिरा देखकर चालक वहां से फरार हो गया। अगली बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सब्जी मंडी में हंगामा हुआ है। व्यापारियों के साथ हुई है मारपीट। 12 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हुए हैं। 2 व्यापारियों को आई है चोट। सोने की चेन और 70,000 रुपए लेकर भागे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ है हंगामा। तो सब्जी मंडी में हंगामा, व्यापारियों के साथ हुई मारपीट। 2 व्यापारियों को आई है चोट। सोने की चेन और 70,000 रुपए लेकर भी भागे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर यह हंगामा हुआ है। तो बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां सब्जी मंडी में हंगामा, व्यापारियों के साथ हुई है मारपीट। 2 व्यापारियों को आई है चोटें। 12 से ज्यादा लोगों ने की है मारपीट। सोने की चेन और 70,000 रुपए लेकर भी भागे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर यह हंगामा हुआ है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर सब्जी मंडी में हंगामा, व्यापारियों के साथ हुई है मारपीट। 12 से ज्यादा लोगों ने की है मारपीट। 2 व्यापारियों को आई है चोट। सोने की चेन और 70,000 रुपए लेकर भागे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर यह हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि जंक्शन की सब्जी मंडी में आज सुबह लाठी डंडों से लैस 1 दर्जन से ज्यादा युवकों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 व्यापारियों को चोटें आई है। अचानक लाठी डंडों से हमला करने पर सब्जी मंडी में सनसनी फैल गई और इस दौरान बीच बिचाव करने आए व्यापारियों को भी चोटें आई हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या मामला था, किस वजह से ये मारपीट हुई है? जी, आज सुबह की घटना है। अचानक करीब 1 दर्जन के करीब जो है युवक आए लाठी डंडे लेकर, और उन्होंने जो है सब्जी मंडी में हमला बोल दिया और इस दौरान जो बीच बिचाव करने व्यापारी आए उनके भी चोटें लगी। बताया ये जा रहा है कि इन युवकों की सब्जी मंडी में ही किसी व्यक्ति से कोई रंजिश थी, ये झगड़ा उससे करने आए थे, मगर चूंकि बीच में व्यापारी आ गए और झगड़ा बढ़ गया, 2-3 व्यापारियों को चोटें लगी। एक व्यापारी का ये आरोप है कि मैं जो उगराही करके लाया था सब्जी बेचने की, वो 70,000 रुपए बड़ा बैग ले गए और सोने की चैन ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और व्यापारियों के द्वारा थाने में परिवार दिया गया, जिस पर भी अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है। जी, किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में अभी तक? चूंकि मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं, 12 से ज्यादा लोगों ने की है मारपीट यहाँ पे। जी बिल्कुल, घटना के समय तो ये कहा जा रहा था कि ये अज्ञात है, मगर अभी व्यापारियों का ये कहना है कि इनमें से 1-2 लोगों की शिनाख्त हुई है और ये टाउन के रहने वाले हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है और नामजद मुकदमा हो रहा है। इसके बाद
इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और पूरे मामले में पूछताछ या जो भी घटनाक्रम है वो सब भी सामने आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजू। तो हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है जहां सब्जी मंडी में हंगामा हुआ है, व्यापारियों के साथ मारपीट हुई और इस मारपीट में 2 व्यापारियों को चोटें आई हैं। वहीं एक व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उनके सोने की चेन और 70,000 रुपए लेकर भी लोग भाग गए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर यह हंगामा हुआ था। अगली खबर कोटा से है। कोटा के ढोटी गांव में शराब ठेके के सेल्समैन से मारपीट और लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को काली सिंध नदी के पास जंगल से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 26 नवंबर को पीड़ित हेमराज ने 3 लोगों के खिलाफ लूट और मारपीट का आरोप लगाया था। और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गांव में जहां भूजल की कमी है, वाटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट गांव में और घरों के पास जमा होते हैं। चूंकि पीने के पानी के स्रोत के रूप में गांव पूरे साल भूजल पर निर्भर रहता है, यह स्रोत खासकर बारिश के मौसम में दूषित हो जाते हैं। तो इस प्रदूषण से बचने के लिए हमने नाडेप गड्ढों का बढ़ावा दिया गया है। ये गड्ढे खाद बनाते हैं जो खेत में इस्तेमाल होने पर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम जल का संरक्षण करें और सभी को इस संसाधन को बनाए रखने के लिए प्रणालियों को बनाए रखें और पानी के महत्व को महसूस करने वाले समुदायों को बनाएं।